नमस्ते। आज की इस खास पेशकश में हम सीधे उस दुनिया में उतरने वाले हैं जो अक्सर हमारी और आपकी नज़रों से बिल्कुल छुपी रहती है। आज हम दक्षिण एशिया में सत्ता, सुरक्षा और राजनीति के उस बेहद जटिल जाल को डिकोड करेंगे जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोई आम सफ़र नहीं है, हम सत्ता की बिल्कुल खुरदरी और असली तस्वीर देखने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज के इस डोजियर में हम इन 4 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, रक्त और सत्ता। दूसरा, खुफिया अभियानों के साए। तीसरा, पंजाब सीमा और सुरक्षा। और अंत में, आधुनिक राजनीतिक परिदृश्य। शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, रक्त और सत्ता, यानी हाई प्रोफाइल हत्याएं और अंडरवर्ल्ड की गतिशीलता। अब सत्ता की इस खुरदरी तस्वीर को समझने के लिए अतीक अहमद की ही कहानी ले लीजिए। सोचिए, 1979 में इलाहाबाद की सड़कों पर कोयला चुराने वाला एक आम सा लड़का आने वाले दशकों में विधायक और सांसद बन जाता है, और वो भी 120 शूटर्स की अपनी एक पूरी प्राइवेट आर्मी के साथ। 2005 में राजूपाल की हत्या से लेकर सीमा पार ISI ड्रोन्स के जरिए हथियारों की तस्करी तक इस आदमी के तार हर जगह जुड़े थे। लेकिन फिर क्या होता है? 15 अप्रैल 2023 को लाइव टीवी पर महज 9 सेकंड में इसका पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल जाता है। सिर्फ 9 सेकंड। ये दिखाता है कि अंडरवर्ल्ड की ताकत जितनी तेजी से आसमान छूती है, उसका अंत उससे भी ज्यादा भयानक और अचानक होता है। चलिए, अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे राजनीतिक घटनाओं की एक श्रृंखला इतिहास को हमेशा के लिए बदल देती है। 1971 में गरीबी हटाओ अभियान के साथ इंदिरा गांधी ने एक प्रचंड जीत हासिल की। फिर 1975 आता है, जब आपातकाल की घोषणा हुई और लोकतांत्रिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। इसके बाद जून 1984 में पंजाब में स्वर्ण मंदिर के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी दी गई। ये सब एक ऐसे दुखद बिंदु की तरफ बढ़ रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 31 अक्टूबर 1984 को खुद उनके ही अंगरक्षकों बेअंत और सतवंत सिंह ने उनकी हत्या कर दी। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या होता है जब आपके रक्षक ही आपके भक्षक बन जाएं? जब सुरक्षा तंत्र खुद ही खतरे का कारण बन जाए तो चीजें कितनी बदल जाती हैं? ये सवाल हमें सीधे राज्य प्रायोजित खुफिया अभियानों की उस रहस्यमयी दुनिया की ओर ले जाता है। हमारा दूसरा विषय, खुफिया अभियानों के साए। इसमें हम जानेंगे राज्य की खुफिया जानकारी और घुसपैठ की दुनिया के बारे में। अब ये किस्सा बिल्कुल किसी स्पाई थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है, और ये बड़ी खूबसूरती से दिखाता है कि जब एजेंसियों के बीच तालमेल नहीं होता तो क्या होता है। साल था 2005। एक तरफ पूर्व IB प्रमुख अजीत डोभाल ने एक बेहद सीक्रेट ऑफ द बुक्स प्लान बनाया। प्लान था दुबई में दाऊद इब्राहिम को खत्म करने का, जिसके लिए छोटा राजन के शूटर्स का इस्तेमाल होना था। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई पुलिस इस टॉप सीक्रेट मिशन से बिल्कुल अनजान थी। उन्होंने घरेलू जबरन वसूली के वारंट का सख्ती से पालन किया और दिल्ली के एक होटल में छापा मारकर उन्हीं शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। नतीजा, भारत का सबसे वांटेड अपराधी अनजाने में ही सही लेकिन बच निकला। खैर, खुफिया अभियानों में सिर्फ योजनाएं नहीं, बल्कि अकल्पनीय अनुशासन की भी जरूरत होती है। कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों को ही लीजिए। एक बदला लेने की आग में जलता हुआ कश्मीरी युवा इफ्तिखार भट्ट, जिसका मकसद अपने भाई की मौत का बदला लेना था। लेकिन असलियत, वो भारतीय सेना की 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस के मेजर मोहित शर्मा थे। उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन में घुसपैठ की, एक फर्जी हमले की योजना बनाकर उनका भरोसा जीता और फिर खुफिया जानकारी जुटाकर खूंखार हिजबुल कमांडर तोरा और सब्जार को उसी के गढ़ में मार गिराया। सोचिए, एक छोटी सी चूक और सब खत्म। इस तरह का डीप कवर बनाए रखना कोई आसान बात नहीं है। मेजर मोहित शर्मा का ये सफर वाकई अदम्य साहस की मिसाल है। मार्च 2004 में उस सफल अंडरकवर ऑपरेशन के बाद दिसंबर 2005 में उन्हें उनकी असाधारण सेवा के लिए मेजर के पद पर प्रमोट किया गया। लेकिन मार्च 2009 में कुपवाड़ा के घने जंगलों में 17 आतंकियों से लोहा लेते हुए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। मात्र 31 वर्ष की आयु में उनके इसी अद्वितीय साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, पंजाब सीमा और सुरक्षा। आधुनिक सीमांत पर आज किस तरह की चुनौतियां हैं? पंजाब के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है, 10 गुरुओं की शिक्षाओं में रची बसी एक जीवंत संस्कृति जो ऐतिहासिक रूप से उत्तर पश्चिमी सीमांत की ढाल रही है। इस बात में कोई शक नहीं कि पंजाब ने हमेशा देश के लिए एक मजबूत ढाल का काम किया है। लेकिन आज के समय में
इस ढाल को सीमा पार से आने वाले बिल्कुल नए और असममित खतरों का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे अहम बात यह है कि घुसपैठ का तरीका अब बदल चुका है। आज पंजाब को एक मनोवैज्ञानिक और तकनीकी युद्ध के टेस्टिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सरहदों पर सिर्फ इंसान नहीं बल्कि सस्ते चीनी ड्रोन्स घुसपैठ कर रहे हैं जो संगठित अपराध और आतंकवाद के लिए हथियार गिराते हैं। इसके अलावा एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। मिशनरी धर्मांतरण के जरिए डेमोग्राफी बदलना, विदेशी धरती से खालिस्तानी नैरेटिव को दोबारा हवा देना और सबसे भयानक नार्को नेटवर्क के जरिए जानबूझकर वहां के युवाओं को निशाना बनाना। अब जरा इस नंबर को देखिए, 15 करोड़। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये सीमा पार से आने वाले ड्रग्स का बढ़ा हुआ मूल्य यानी मार्कअप वैल्यू है रुपयों में। जो ड्रग्स सीमा पार कुछ रुपयों के होते हैं वो यहां आकर भारी मुनाफे में बदलते हैं। और पता है ये मुनाफा कहाँ जाता है? ये पैसा वापस उन्हीं आतंकी नेटवर्क्स को मजबूत करने में लगाया जाता है जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। ये एक पूरा चक्र है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे और आखिरी विषय की ओर, आधुनिक राजनीतिक परिदृश्य। सत्ता और विमर्श में कैसे बदलाव आ रहा है? आधुनिक समय में सत्ता केवल बंदूकों या सीमाओं से नहीं चलती, ये कानूनी दांवपेच से भी चलती है। अब तमिलनाडु की राजनीति को ही ले लीजिए। वहां टीवी के प्रमुख विजय का जो रास्ता है वो हमें बताता है कि संवैधानिक तंत्र कैसे काम करता है। राजनीतिक अस्थिरता को तुरंत हल करने के लिए अब ताकत का प्रदर्शन सड़कों पर नहीं होता, बल्कि न्यायपालिका के जरिए राज्यपाल के नेतृत्व वाले फ्लोर टेस्ट की मांग की जाती है। यानी असली शक्ति परीक्षण अब विधानसभा के पटल पर संख्याओं के खेल से होता है। और जो सत्ता विधानसभाओं में तय होती है उसका नैरेटिव कहाँ गढ़ा जाता है? हमारे और आपके मोबाइल स्क्रीन्स पर। यही है आधुनिक राजनीतिक मीडिया इकोसिस्टम। ये एक ऐसा डिजिटल युद्ध क्षेत्र बन गया है जहां पत्रकारिता, राजनीतिक विमर्श और पब्लिक ओपिनियन को बहुत तेजी से बनाकर उसे कंट्रोल करके पूरी दुनिया के लाखों करोड़ों दर्शकों तक हर दिन पहुंचाया जाता है। अब यहाँ जो बात वाकई चौंकाने वाली है वो ये है कि कैसे एक अकेला व्यक्ति डिजिटल हथियारों से लैस होकर पूरे के पूरे क्षेत्रीय नैरेटिव को पलट सकता है। उदाहरण के तौर पर जुनैरा माहम को देखिए। राजनीति विज्ञान में मास्टर्स डिग्री और लगभग 30 लाख फॉलोअर्स की फौज। ये हर दिन मरियम नवाज जैसे नेताओं पर अपना विश्लेषण देती हैं और आर्थिक पैकेजों पर जनता क्या सोचेगी इसे यूट्यूब के जरिए आकार देती हैं। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि आज सत्ता और प्रभाव बड़े मीडिया हाउस से खिसककर स्वतंत्र डिजिटल क्रिएटर्स के हाथों में जा चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन बड़े बड़े वायरल राजनीतिक नैरेटिव्स के पीछे असल में काम क्या कर रहा है? एक बहुत ही हाई एंड तकनीकी हार्डवेयर। जी हाँ, जैसे ये BenQ MA270S 27 इंच का 5K नैनो ग्लॉस मॉनिटर, थंडरबोल्ट 4 जैसे फीचर्स से लैस ऐसे हाई एंड डिस्प्ले ही आधुनिक क्रिएटर्स को वो ताकत देते हैं कि वो इन वैश्विक नैरेटिव्स को बिल्कुल सटीकता से एडिट कर सकें और ब्रॉडकास्ट कर सकें। इसी हार्डवेयर पर आज की डिजिटल दुनिया टिकी है। तो अंत में ये सब देखने और समझने के बाद एक बहुत ही उत्तेजक विचार हमारे सामने आता है। सत्ता के इस पूरे सफर को देखने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि वास्तविक सत्ता अब खुफिया गलियारों के उन सायों से निकलकर हमारे सामने मौजूद इन चमकती हुई डिजिटल स्क्रीन्स पर आ गई है? ये निश्चित रूप से हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम हर दिन जो जानकारी कंज्यूम कर रहे हैं वो असल में कहाँ से रही है। आज की इस पेशकश में बस इतना ही। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।